दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसी दुनिया जहां बिजली कभी खत्म होगी ही नहीं, जहां प्रदूषण का नामो निशान होगा ही नहीं और ऊर्जा के लिए हमें किसी दूसरे देश या फिर कोयले की खानों पर निर्भर न रहना पड़े। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की खबर नहीं है, बल्कि भारत की धरती पर शुरू हुई एक परमाणु क्रांति है। जी हां, बेंगलोर की एक लैब से एक ऐसी खबर आई है दोस्तों, जिसने ग्लोबल न्यूक्लियर कम्युनिटी में हलचल मचा दी है। जी हां, भारत ने अपना पहला प्राइवेट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर प्रज्ञा तैयार कर लिया है। इसे भारत का छोटा सूरज कहा जा रहा है। आज भारत तक पर हम इस गुप्त प्रोजेक्ट की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। आखिर कैसे एक छोटी सी भारतीय स्टार्टअप्स ने वो कर दिखाया जो दुनिया के कई देश दशकों से नहीं कर पाए। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो विस्तार से। दरअसल प्रज्ञा का अर्थ है प्रज्ञा यानी कि बुद्धि। अब ये नाम इसे बिल्कुल सही दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये मशीन इंसानी बुद्धिमत्ता का शिखर है, लेकिन तकनीकी भाषा में इसे कॉम्पैक्ट लो एस्पेक्ट रेशियो टोकामक कहा जाता है। और अगर कोई आपसे ये पूछे दोस्तों कि टोकामक है क्या, तो उसे ये जरूर बताइए कि ये एक डोनट के आकार का वैक्यूम चैम्बर होता है। इसके अंदर गैस को करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे वो प्लाज्मा बन जाती है और इस प्लाज्मा को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के जरिए हवा में लटका कर रखा जाता है। जब इसके अंदर परमाणु आपस में टकराते हैं तो वैसी ऊर्जा पैदा होती है जैसे सूरज के अंदर होती है। तो चलिए अब जानते हैं प्रज्ञा की खासियत। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रेडियस। जी हां, सिर्फ 0.40 मीटर। ये दुनिया के सबसे छोटे रिएक्टर्स में से एक है। दूसरा इसका पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला। तीसरा है प्लाज्मा करंट 20 से 25 किलो एम्पियर। जहां फ्रांस का विशाल काय ITER रिएक्टर 6.2 मीटर का है, वहीं भारत का प्रज्ञा अपनी कॉम्पैक्टनेस से दुनिया को चुनौती दे रहा है। बता दें, इस प्रोजेक्ट के पीछे प्राणोस फ्यूजन है। बेंगलुरु स्थित इस डीप टेक स्टार्टअप ने यह साबित कर दिखाया, प्रमाणित कर दिखाया दोस्तों कि भारत के युवा केवल सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डकोर साइंस में भी दुनिया को लीड कर रहे हैं। मई 2025 में जब दुनिया आर्थिक उतार चढ़ाव से जूझ रही थी, तब एंजल इन्वेस्टर राहुल सेठ ने इस विजन पर भरोसा किया और $4,17,000 की फंडिंग दी और इस पैसे का एक एक पैसा प्रज्ञा को बनाने में लगाया गया। यह प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है दोस्तों भारत के लिए, क्योंकि इसमें प्राणोस फ्यूजन के साथ साथ IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और JNCA SR के वैज्ञानिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वैसे ये लोग पूछ सकते हैं कि अगर ये छोटा है तो ये ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? इसके 3 बड़े कारण हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो पहला कारण है जेंगा सॉफ्टवेयर का टेस्ट बेड। जी हां, फ्यूजन रिएक्टर को चलाना एक उग्र घोड़े को काबू करने जैसा है। प्लाज्मा बहुत अस्थिर होता है, लेकिन प्रज्ञा को विशेष रूप से जेंगा नाम का प्लाज्मा कंट्रोल सॉफ्टवेयर के परीक्षण के लिए बनाया गया और यह सॉफ्टवेयर तय करेगा कि भविष्य के बड़े रिएक्टर्स सुरक्षित रहेंगे या फिर नहीं। अब इसका दूसरा पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर की एंट्री। जी हां, भारत में अब तक परमाणु ऊर्जा पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में थी। प्रज्ञा ने उस दीवार को अब तोड़ दिया है और ये भारत के स्पेस एक्स मूवमेंट जैसा है। तीसरा है स्वदेशी तकनीक। जी हां, इसके मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स यानी कि जिसे हम MSD स्टेबिलिटी टेस्ट से लेकर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट तक सब कुछ भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। दुनिया भर में न्यूक्लियर फ्यूजन की रेस लगी है। हम आप सब जानते हैं अमेरिका, चीन और यूरोप अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। भारत भी ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सरकारी प्रोजेक्ट में समय और पैसा बहुत लगता है। प्रज्ञा जैसे कॉम्पैक्ट रिएक्टर्स गेम चेंजर हैं। ये सस्ते हैं, इन्हें जल्दी बनाया जा सकता है और इन्हें शहर के करीब भी स्थापित किया जा सकता है। अब भारत के पास पहले से आदित्य 1 और SST-1 जैसे सरकारी टोकामक हैं, लेकिन प्रज्ञा की सफलता ने प्राइवेट कंपनियों जैसे कि हाईलेनर हैदराबाद और एन्यूबल फ्यूजन बेंगलुरु के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं।
देखा जाए तो परमाणु संलयन यानी जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, उसकी रेस आज के समय की सबसे बड़ी स्पेस रेस जैसी बन चुकी है। दुनिया के सबसे पावरफुल, जिसे हम शक्तिशाली देश कहते हैं, और सबसे अमीर निवेशक इस कोशिश में लगे हैं कि वे कृत्रिम सूरज बनाकर धरती पर असीमित ऊर्जा पैदा कर सकें। तो चलिए जानते हैं इस तकनीक में सबसे आगे कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन वर्तमान में न्यूक्लियर फ्यूजन के क्षेत्र में बेहद आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। तो इसका पहला पॉइंट है ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। हैफई में स्थित इस रिएक्टर ने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। भारत तक ने आपको इसकी स्टोरी भी दिखाई है। इसने 1000 सेकंड से अधिक समय तक 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को बनाए रखने का महा रिकॉर्ड बनाया, जो असली सूरज के केंद्र से 5 गुना ज्यादा गर्म है। दूसरे की बात करें तो दूसरा है HL2M टोकामक। ये चीन का सबसे नया और शक्तिशाली फ्यूजन डिवाइस है दोस्तों। चीन का लक्ष्य साल 2030 तक एक औद्योगिक प्रोटोटाइप तैयार करना है। वैसे चीन के अलावा अमेरिका भी पीछे नहीं है दोस्तों। अमेरिका 2 मोर्चे पर काम कर रहा है, पहला है सरकारी और दूसरा है निजी। तो अमेरिका में इसे नाम दिया गया है NIF। साल 2022 के अंत में अमेरिका ने एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू हासिल किया। उन्होंने लेजर तकनीक बनाई जिसके जरिए उतनी ऊर्जा पैदा की जितनी उसे शुरू में खर्च करनी थी। इसे नेट एनर्जी गेन कहा जाता है। अब अमेरिका की निजी कंपनियों ने किया, ये भी जान लीजिए। तो अमेरिका में कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम, जिसे हम CFS, और हेलियन एनर्जी जैसी कंपनियां अरबों डॉलर के निवेश के साथ काम कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने भी हेलियन एनर्जी के साथ बिजली खरीदने का समझौता भी कर रखा है। तो वहीं यूरोप इस तकनीक का हब बना हुआ है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फ्यूजन प्रोजेक्ट ITER बनाया जा रहा है। अब ITER की बात करें तो इसमें 35 देश शामिल हैं। भारत भी इसका हिस्सा है और ये बहुत गर्व की बात है। ये दुनिया की सबसे जटिल मशीन मानी जा रही है। दूसरा है इसका GET, जी हाँ, ज्वाइंट यूरोपियन टॉर्च। यूके में स्थित इस रिएक्टर ने बंद होने से पहले फ्यूजन ऊर्जा उत्पादन के मामले में कई महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किए, जो भविष्य के रिएक्टर्स के लिए आधार बने। अब बात करें भारत की, तो भारत इस रेस में अपनी कॉम्पैक्ट तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण महत्वपूर्ण है। भारत के ITER में योगदान की बात करें तो भारत ITER का 7वां प्रमुख सदस्य है। भारत ने इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए क्रायोस्टेट यानी एक विशाल फ्रिज की तरह जो रिएक्टर को ठंडा रखता है और कई महत्वपूर्ण हिस्से खुद बनाकर भेजे हैं। इसका अगला पॉइंट है स्वदेशी प्रोजेक्ट। जी हां, भारत के पास SST-1 और आदित्य जैसे अपने टोकामक हैं। अब प्रज्ञा के साथ भारत ने प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी धाक जमा ली है। अब बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया का KSTAR कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च रिएक्टर अपनी स्थिरता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अब इसके क्या क्या पॉइंट है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला पॉइंट है, इन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को 30 से 40 सेकंड तक बनाए रखने में सफलता हासिल की है। यह भविष्य में बिजली पैदा करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्यूजन को लंबे समय तक चालू रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इतना नहीं, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर हाल ही में JT60 ऐसे नाम का दुनिया का सबसे बड़ा काम करने वाला सुपर कंडक्टिंग टोकामक शुरू किया है। ये ITER के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा। अब टोकामक तकनीक का आविष्कार असल में सोवियत संघ यानी रूस में ही हुआ था। आज भी रूस ITER प्रोजेक्ट का एक प्रमुख सदस्य है और अपनी पुरानी एक्सपर्टीज के साथ साथ इस रेस में बना हुआ है। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या प्रज्ञा कल से बिजली देना शुरू कर देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं दोस्तों। अभी ये एक फिजिकल टेस्ट बेड है। इसका काम डेटा इकट्ठा करना और हमारे वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग देना है। लेकिन ये वो नींव है जिस पर भारत की भविष्य की एनर्जी इंडिपेंडेंस खड़ी होगी, यानी कि भारत की आत्मनिर्भरता। वैसे वैज्ञानिकों का लक्ष्य अब
प्रज्ञा से मिले डेटा का उपयोग करके एक बड़ा रिएक्टर बनाना है जो वास्तव में ग्रिड को बिजली सप्लाई कर सके। अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो हमें कभी भी तेल की कीमतों या कार्बन उत्सर्जन की चिंता नहीं करनी होगी। जहां चीन और अमेरिका के बीच इस तकनीक को लेकर लगभग कोल्ड वॉर जैसा माहौल है, वहीं भारत प्रज्ञा जैसे प्रोजेक्ट के जरिए यह दिखा रहा है कि वो कम लागत में भी उच्च तकनीक विकसित करना जानता है, जैसा कि भारत करता रहा है। भारत का लक्ष्य इस ग्लोबल रेस में बैक बेंचर नहीं बल्कि एक फ्रंट रनर बनना है। प्रज्ञा की सफलता केवल एक मशीन की सफलता नहीं, यह उस सोच की जीत है जो कहती है कि भारत तकनीक आयात नहीं बल्कि इजाद यानी कि इन्वेंट करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है दोस्तों, और बेंगलुरु की लैब से निकला यह छोटा सा सूरज आने वाले कल में पूरे देश को रोशन करने की ताकत रखता है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या भारत साल 2040 तक दुनिया का पहला कमर्शियल फ्यूजन पावर प्लांट बना पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दे। कल फिर से मिलते विस्तार से में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।